जब आप वेव्स की बात करते हैं तो वेव्स आपके पास दो टाइप की होती हैं। एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब आप बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। वेव्स रिक्वायर मीडियम, waves require medium for their propagation are called as mechanical waves। एक ये बात होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए इनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। मैकेनिकल वेव जैसे स्ट्रिंग वेव्स होती हैं, वेव्स इन स्ट्रिंग, साउंड वेव्स, ठीक है, हीट वेव्स, हीट को भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती है लाइट वेव्स और ये ट्रांसवर्स होती है इन नेचर। तो जब वेव्स की बात सामने आई, या यूं कहो कि लॉज पढ़े गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, जो पॉपुलर लॉज हैं वहां तक बात गई। यानी कि पॉपुलर लॉ कौन से, गॉस लॉ हो गया, आपके पास एम्पिरियन लॉ हो गया, ठीक है, फैराडेज लॉ हो गया। ये सारे लॉज की बार बार स्टडी करी गई और इस बात को सामने लाया गया कि वेव्स जो लाइट जो होती है वो बेसिकली क्या होता है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, कैसे आती है कैसे नहीं आती। तो कुछ लॉज कंसीडर करे गए। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ जो आपने पढ़ा था गॉस लॉ, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, वो कहता है E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर आपने पढ़ा गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, वो कहता है कि फ्लक्स जो होता है जीरो, क्योंकि मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। आजा, तो भी मनमोजी है, कभी कहीं कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, इसको उठा के नीचे रख दे। अच्छा, इसके बाद आपने पढ़ा फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ बोलता है कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और इंड्यूस ईएमएफ को आप लिख सकते हैं ई डॉट डी आर, और ये कैसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। चलिए, फिर बात आती है एम्पीरियन लॉ की। तो एम्पीरियन सर्कुलर लॉ कहता है कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई समिशन ऑफ आई, है ना। जब मैक्सवेल ने इन सबकी स्टडी करी तो उसने बोला ये लॉ भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट वो कहता है कि ये लॉ गलत है। ये लॉ तब गलत है जब सर्किट में कैपेसिटर आ जाता है, इसलिए उसने इस लॉ को मॉडिफाई करा। वो सिलेबस में नहीं है कि मॉडिफाइड कैसे करा।
और इसने इस लॉ को लिखा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी कर दिया, और यहां पे एक फैक्टर जोड़ दिया जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। लिख लीजिए ये सब। जब सर्किट में कैपेसिटर होता है तो एम्पीरियन सर्किटल लॉ इसकी जगह ये वाला लिखा जाता है ना। कैपेसिटर नहीं है तो ये वाला चल जाता है, और हमने जो भी जहां भी लगाया है हमने एम्पीरियन सर्किटल लॉ, उसमें कैपेसिटर नहीं था मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। लिखिए कुछ बातें नोट करके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स contain electric field and magnetic field, या are made up of electromagnetic waves are made up of electric field and magnetic field। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात। इसमें क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन इसके परपेंडिकुलर होगा। मैंने माना ये वाला है, तो दोनों कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ऐसे, इस तरह से। तो अब ये कैसे होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, जैसे जैसे ये कम होता है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देख रहे हो तो ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बार बार इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी बार बार वेरी करता है, तो ये एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, और एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो वेव इधर जाती है, यानी कि ऐसे होता है ये, इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपस में प्रोपेगेट करती है। अगर आपसे बोलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में कैसे प्रोपेगेट करती है तो हम लिखेंगे, लिखिए। बेटा नेचर पढ़ रहे हैं हम, प्रोड्यूस नहीं कर रहे। ये देखा गया है लाइट में ऐसा होता है। क्यों होती तो बात वो होता है कि हमने बनाई हो, तो हमने क्यों बनाई वेरिएबल, क्या जरूरत लगी। देखिए, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस, ये बोर्ड में पूछा भी गया था, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड and this variable electric field produces magnetic field, and this way light यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव can propagate in vacuum also, अगला पॉइंट, क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा है क्या चीज, क्यों इस वक्त बताए। चलिए लिखिए। हाँ हाँ, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ऐसे चार्ज होगा जो स्टेशनरी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, और जो मोशन में होगा वो नहीं, चार्ज नहीं है यहाँ पर कोई भी। लाइट का नेचर पढ़ रहे कि लाइट क्या होता है। अब जैसे मैं बोलूं कि पानी होता है, पानी में हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। अब तुम पूछो सर पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्यों होती है, ऐसा क्या जवाब दूंगी।
हम पानी की स्टडी कर रहे हैं, हमने देखा है उसमें होता है। तो ऐसे हम लाइट की स्टडी कर रहे हैं, हमने देखा है कि लाइट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड, दोनों वेरी करते रहते हैं, एक दूसरे को प्रोड्यूस करते रहते हैं, ये हमने देखा है। गॉट इट? ये चीज है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, magnetic field and direction of propagation or electric field, magnetic field and direction of propagation are mutually perpendicular, क्या मतलब है मेरे कि सपोज कीजिए अगर ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इसकी वैल्यू देखिए बढ़ रही है, इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर जाएगा। और वेव किधर जा रही है? वेव इधर जा रही है। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से बनाइए इसको। आगे लिखिए, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैक्यूम में इसकी स्पीड दी जाती है 1/√μ0ε0। ठीक है, जब आप μ0 की वैल्यू रखोगे वैक्यूम के लिए, ε0 की वैल्यू रखोगे तो ये आएगी 2.975 करके, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कह देते हैं। पता है ना μ0 इनकी वैल्यू, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एम केस में। लेकिन मीडियम में निकालनी हो अगर आपको, तो मीडियम में इसकी स्पीड μ0 के साथ μr और ε0 के साथ में ε r मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो किसी मीडियम में लाइट की स्पीड दी जाती है c/μ। म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि ये जो वैल्यू है इज इक्वल टू म्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कई बार बोल देता है इसमें से कौन सी वैल्यू डायमेंशन लेस है, तो आपको पता होना चाहिए ये डायमेंशन लेस होता है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। ओके, आगे लिखिए, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर कोई न्यूमेरिकल आया तो यहीं से आएगा, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सिर्फ लाइट ही है। लाइट मतलब हर तरह की लाइट, विजिबल लाइट, वो वॉलेट लाइट, अल्ट्रा वॉलेट, कॉस्मिक वेव, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वाई एक्सिस में है, तो E0 sin ω/t ± kx, ये इसका इक्वेशन रहेगी। क्या क्या चीजें हैं इसमें? E0 क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी। अगर यहां पर प्लस आया
तो इसका मतलब है लाइट रे कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? पीछे। हाँ, मीन्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज, या यूं कहो कि प्रोपोगेशन, क्या बोल सकता हूं इसको मैं, कि अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और अगर यहां नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे वेव किधर है? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। के को हम बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, और इससे आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर किधर होगा? वेव किधर जा रही है? एक्स एक्सिस में। ये किधर है? वाई एक्सिस में। तो ये किधर होगा? जेड एक्सिस में। तीनों परपेंडिकुलर। बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, हाँ, प्लस माइनस के एक्स। लिख लीजिए इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है 2 पाई अपॉन लैम्डा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इक्वेशन है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है। अब क्वेश्चन कैसे आता है वो भी देख लीजिए। आपको ऐसे लिख करके दे देगा, आपसे बोल देगा बताओ इस वेव की वेवलेंथ क्या है। अब आपको पता होना चाहिए x का मल्टीप्लाई k होता है, तो k की वैल्यू 50 है, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा करके आप निकाल सकते हो। आपसे बोलता है फ्रीक्वेंसी बताओ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। जब लैम्डा निकल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगी। आपसे बोलेगा ठीक है ओमेगा कितना है, तो बता देना ओमेगा इतना है। एम्पलीट्यूड कितना है कि इतना है। बस इस तरह से कंपेयर करना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं। अरे देख लेना, इजी है यार, एक बार कर लेना। अब वो ऐसा लोड़ा खोलना पड़ेगा उसके लिए, सिर्फ कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना। एक ही बार में आ जाएगा यार, तुम तो बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ याद करना है, वो याद करने वाला काम है। हो गया? ओके। और समझिए, अगर आपके को याद हो तो हम लिखते थे E इज इक्वल टू बी वी नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड वाली बात। फॉर लाइट हम क्या लिखेंगे? ई नोट लिखता है बी नोट इंटू सी, क्योंकि लाइट की स्पीड को हम सी से बताते हैं। तो ई नोट इज इक्वल टू बी सी नंबर 1। ठीक है, और अगर ई लिखोगे तो ई इज इक्वल टू बी सी। लिख लीजिए इसको। अब चूंकि ये साइन वेव्स में है तो इसमें भी वो काम कर जाएगा। ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नोट अपॉन रूट 2, बी आर एम एस इज इक्वल टू बी नोट अपॉन रूट 2, वो यहां भी काम करेगा। और सी क्या है? 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। लास्ट लिखिए, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ज्यादातर मेरे को 40 मिनट लगते थे डिस्प्लेसमेंट करंट समझाने में, फिर ये तो 15 मिनट में करा जाता था। आइए, तो एनर्जी डेंसिटी associated with electric field, magnetic field, UE और UB, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम स्क्वायर। आपको याद होगा कैपेसिटर में हमने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पढ़ा था, याद है? और इसमें अगर आप वैल्यू बदल रही है तो हम ई की जगह क्या मानेंगे? ई आर एम एस, वो रहे। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में भी हो जाएगा। हाफ एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखूं? 1 अपॉन म्यू नॉट।
ई नोट को बी नोट से लिख सकते हैं। सी होता है 1/μ0 ε0, तो सी स्क्वायर हो गया 1/μ0 ε0। हम्म। ई नोट, हाँ। अब तुम दोनों एक जैसे बना दोगे तो दिक्कत है फिर। क्या तेज बोल बेटा। चलिए, ये कोई डेरिवेशन याद मत करना, बस मैंने निकाल के बता दिया ये है और ये है। अब बी नोट की जगह ये याद रखना, ई नोट इज इक्वल टू बी नोट इंटू सी, तो कोई भी मैनिपुलेशन आ सकती है। तो बी नोट स्क्वायर की जगह ई नोट स्क्वायर बाय सी भी लिख सकते थे आप, है ना। अब जब आप इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो एक प्रॉपर्टी आएगी कि लाइट की, आपके पास जो लाइट होती है, लाइट में मोमेंटम होता है। सोचने वाली बात है कि लाइट में कैसे मोमेंटम हो सकता है। मोमेंटम होने के लिए मास और वेलोसिटी का होना जरूरी है, जो कि मॉडर्न फिजिक्स से कहती है कि नहीं, मोमेंटम होने के लिए मास और वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हो, बिना मास और वेलोसिटी के भी मोमेंटम हो सकता है। तो ये बात जब सामने आई तो ये बोला गया कि लाइट में भी मोमेंटम होता है। फिर बात ये आती है कि अगर लाइट में मोमेंटम आता है तो जब भी लाइट आपसे टकराती है तो लाइट का मोमेंटम चेंज होना चाहिए, कि होता है कि अगर लाइट का मोमेंटम चेंज हुआ है तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता है, न्यूटन कहता है। तो आप पे फोर्स भी लगना चाहिए, कहता है बात ये भी सही है कि तो कभी ऐसा होता है कि लाइट आप पे गिरी और आप ऐसा करके ऐसे हो गए हो, तो क्यों नहीं लगता फोर्स, क्या कारण है कि प्रेशर नहीं लगता, वो चीज एक बार लिख लीजिए। एक बार पूछा भी गया था, लिख लीजिए। मोमेंटम ऑफ लाइट इज गिवन बाय, मोमेंटम ऑफ लाइट इज गिवन बाय P इज इक्वल टू यू अपॉन सी। यू क्या है, एनर्जी डेंसिटी, है ना, जो अभी अभी लिखाया था। तो दो बातें हो सकती हैं, पहला, लाइट रे इस पे गिरी और एब्जॉर्ब हो गई, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, u बाई सी। भाई आते समय मोमेंटम है, उसके बाद तो मोमेंटम जीरो हो गया, तो चेंज इतना ही हुआ। और दूसरा डेल्टा पी, सॉरी, ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो आते समय मोमेंटम अगर u बाई सी है, जाते समय मोमेंटम u बाई सी है, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2u बाई सी। अब यहां पे देखिए चेंज इन मोमेंटम आया 2u बाई सी। अगर लाइट रे आप पे गिरती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो ये होना चाहिए, मोमेंटम में चेंज हुआ तो आप पे प्रेशर लगना चाहिए। बट हम बोलते हैं यहां c इज वेरी हाई, डायरेक्शन होती है नहीं होती है। अगर एक बॉल जा करके टकरा के आ रही तो उसके चेंज इन मोमेंटम जीरो आता है, डबल हो जाता है ना।
इधर एक्स एक्सिस में जाते समय माइनस एक्स एक्सिस में, तो इधर वाले को मैं u बाई सी लिख दूंगा, वापस वाले को माइनस u बाई सी लिख दूंगा। अब चेंज निकाल दे P2 माइनस P1 करके, तो माइनस u बाई सी माइनस u बाई सी माइनस 2u बाई सी आ गया ना। अरे तो माइनस क्या कर लेगा, चेंज मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगा दे, तेरे को क्या दिक्कत है इसमें, बस आप लोगों को पता लग जाएगा कि ठीक है। C इज वेरी हाई, अगर C बहुत ज्यादा होता है तो चेंज इन मोमेंटम इज वेरी लो, इसलिए हमें कोई भी फोर्स महसूस नहीं होता है, क्योंकि लाइट की स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। यह क्वेश्चन एक लाइन में पूछा गया था, लिखिए इसको, करा है ना ये मोमेंटम मैकेनिक्स में, बस वही बात है। लाइट के केस में मोमेंटम का फॉर्मूला अलग होता है, मास इनटू वेलोसिटी नहीं होता, रिफ्रैक्ट भी होती है बिल्कुल। यही तो बात है ना, ये क्लासिकल फिजिक्स है, आप मास इनटू वेलोसिटी तक ही सोच रहे हो, जबकि देखो इसके मोमेंटम में मास नाम की चीज भी नहीं है, तो मोमेंटम होने के लिए मास नहीं चाहिए आपको। सर ये बात तो ठीक है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी तरह स्पीड कम कर दें तो हमें फोर्स भी फील होना चाहिए फिर तो। बिल्कुल, करके देखना एक बार, लाइट की स्पीड बता कितनी कम कर देगा तू। सर मतलब जैसे मीडियम हमने चेंज कर दिया, कितना कितना कितनी डेंसिटी का मीडियम डालेगा, लाइट की स्पीड कितनी होती है पता है ना तेरे को, 3 × 10⁸, कितना कम कर देगा बता। एक बार एनसीईआरटी खोल लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर खत्म हो चुका है मेरी तरफ से। एनसीईआरटी खोली, मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट करंट वाला जो टॉपिक है वहां से सब कुछ छोड़ देना, कुछ भी नहीं है सिलेबस में। डिस्प्लेसमेंट करंट और एग्जाम्पल नंबर 8.1 भी छोड़ देना। सीधे आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 8.3 पर, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रो ये सब कर लेना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ लेना, डायग्राम आपको बनवाई दिया, फॉर्मूला हमने लिखवाई दिया, इसमें कौन सा क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी देख लेना। हाँ हाँ ठीक है, और एक और चीज लिख लीजिए, स्पीड ऑफ वेव, जहां पे वो आपने इक्वेशन लिखी थी ना, E नोट साइन ओमेगा टी ओमेगा के एक्स, वहां लिखना है स्पीड ऑफ वेव, ये भी वहां लिखा चुका हूं मैं 11th क्लास में। वी के इज इक्वल टू ओमेगा, के क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। क्या ओमेगा के कैसे हो गए सर, अभी आपने बताया था। तो वही तो वो बोल रहा हूं, वी के इज इक्वल टू ओमेगा, तो वी की वैल्यू होती है ओमेगा बाई के, स्पीड ऑफ वेव इस फॉर्मूले से दी जाती है। सब 11 का माल है यार बेटा, एक बार वेव थ्योरी निकाल के पढ़ोगे तो सब मिलेगा आपको। ठीक है, और ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, पेज नंबर 277 पे नीचे देखिए लास्ट में, मैं देखूंगा मेरे पास के शायद नोट्स भी होंगे तो मैं भेजूंगा आपको आज। ठीक है, रेडिएशन प्रेशर भी यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 277 में, लास्ट पैराग्राफ से थोड़ा ऊपर, तो वहां भी मार्क कर लेना, एक बार इसको भी पढ़ लेना कि रेडिएशन प्रेशर क्यों नहीं लगता है। मोमेंटम u बाई सी मैंने पढ़ाई दिया, इसके बाद में मैंने सब कुछ ये सब पढ़ा दिया है। एक बार ये एग्जाम्पल करके देखना, एग्जाम्पल नंबर 8.2, ठीक है, 8.4 भी कर लेना। अब आइए यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, ठीक है, सुन लीजिए,
कुछ बातें मैं कंफ्यूजन आपका हटा दूं ताकि आप पढ़ते समय इस चीज का ध्यान रहे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट होती है, इंफ्रारेड होता है, माइक्रोवेव होती है और रेडियो वेव होती है। इधर की तरफ अल्ट्रावायलेट, वॉलेट से भी ज्यादा वॉलेट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ये आपके पास स्पेक्ट्रम है। जब आप इधर से इधर जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है। अब मुझे पता है वॉलेट का जो वेवलेंथ होता है वो 4700 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम है। अब मुझसे ये मत पूछना कि सर 4698 वाला क्या होगा, इतना शार्प इनमें वेरिएशन नहीं होता। मतलब मैंने ये समझ लीजिए कि एक जगह लाइट लगा दी, अंधेरा है चारों तरफ, मैंने लाइट का बल्ब लगा दिया, उसको ऑन कर दिया, आप मुझे वो जगह बता सकते हो जहां पे रोशनी खत्म हो जाए? वो जगह नहीं होती। तो कभी भी ऐसा मत समझ लेना कि यहां से वॉलेट शुरू है, यहां पर रेड है और फिर इससे ज्यादा अगर हो गया 7900 तो इंफ्रारेड रेडी होगा। ये कई बार ऐसा होगा कि आपके पास वॉलेट विजिबल स्पेक्ट्रम यहां तक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम यहां तक है, माइक्रोवेव यहां से लेकर के यहां तक है और रेडियो वेव्स जो है वो यहां से शुरू हो रही है। तो ये जो पार्ट है ये ओवरलैप है। इस पार्ट में आप अगर वही कोई वेव आती है तो वो रेडियो वेव भी हो सकती है, माइक्रोवेव भी हो सकती है। इसमें कोई आता है तो माइक्रोवेव भी हो सकती है, इंफ्रारेड भी हो सकती है। देयर इज नो शार्प लाइन बिटवीन देम। आपको क्या क्या याद करना है इसमें से? पहला, फ्रीक्वेंसी रेंज याद करनी है सबकी, प्रोडक्शन याद करना है कि प्रोडक्शन वेव मेथड क्या होता है इनका, प्लस इनके यूजेस याद करने हैं। ठीक है, तो अब अगर आपने एनसीईआरटी खोली हुई है तो आप एक चीज देख सकेंगे, पेज नंबर 280 पे देखिए। आप देखिए गामा रेस कहां से कहां तक है, 10 की पावर 23 से लेकर के 10 की पावर 19 तक दिखा रखा है। जबकि एक्सरेस कहां से दिखा रखा है, 10 की पावर 21 के आसपास से लेकर के 10 की पावर 16 तक। जबकि अल्ट्रावायलेट 10 की पावर 17 से, तो ओवरलैप कर रहा है इनका। तो ये बात मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। बट मोटा मोटा आइडिया इन्होंने आपको दे रखा है। यहां से इस डायग्राम में से नहीं याद करना, यहां से याद करना। अगले पेज में रेडियो वेव्स है, यहां पर रेडियो वेव्स में इसमें ढूंढना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है। लिखा हुआ है 500 किलोहर्ट्ज से लेकर के 1000 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है। और प्लस इसके यूजेस याद कर लेना, ठीक है। टीवी वेव रेंज क्या होती है ये भी याद करना, पूछा भी गया था बोर्ड में कि टीवी वेव रेंज क्या है, 54 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 890 मेगाहर्ट्ज तक। समझ रहे हो, तगड़ा रट्टा है। सेलुलर फोन में कौन सी वेव यूज होती है, कहते हैं ना रेडियो वेव होती है, ठीक है। ट्रांसमिट वॉइस कम्युनिकेशन इन द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, या हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पे होता है। हाउ दीज वेव्स आर ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड इज डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर नंबर 15, वो बात की बात है। माइक्रोवेव क्या होती है, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, क्या यूज होते हैं, फिर छोड़ देना। फिर इंफ्रारेड क्या क्या काम आती है वो लिख लेना, ठीक है। इसके अंदर का मटेरियल जो पूरे पैराग्राफ में लिखा है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। विजिबल रेज की रेंज लिखना और इसके यूजेस, अल्ट्रावायलेट लिखना, एक्सरेज लिखना, गामा रेज लिखना, और बाद में लास्ट में ये आपके पास पेज नंबर 283 पर एक टेबल दी हुई है। ये टेबल भी याद करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन मेथड लिखा हुआ है, डिटेक्शन मेथड लिखा हुआ है कि रेडियो वेव्स कैसे प्रोड्यूस करी जाती है। रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स। डिटेक्शन इसका रिसीवर एरियल करता है, मतलब जो रिसीवर एंटीना होता है, एरियल का मतलब एंटीना। माइक्रोवेव को कैसे यूज करते हैं, क्लिस्ट्रॉन वॉल्व एंड मैग्नेट्रॉन वॉल्व में प्रोड्यूस करी जाती है। इंफ्रारेड कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल से होती है। तो ये सारे, और इनके आगे इनके वेवलेंथ रेंज भी लिखी हुई है। तो जब आप इसके नोट्स बनाएंगे सातों के जो भी वेव है, 3 3 6 7 वेव का वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, प्रोडक्शन, डिटेक्शन एंड यूज। देखूंगा मेरे पास कितना है।
चीज तो वही है ना, पकी पकाई, तुम तो कहते ही पकी पकाई खाने में लगे हो। पढ़ लोगे ना तो ज्यादा याद आ जाएगा। अब फिर इसके यहां से क्वेश्चंस करने शुरू कर देना। जो आपके कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो छोड़ देना, बाकी तो सिर्फ इसकी थ्योरी ही है और कुछ नहीं है। तो ये है आपके पास चैप्टर। इसके डाउट्स मुझे भेज देना। सर ये वीआर क्या है? विजिबल लाइट। हाँ हाँ, वॉयलेट से रेड। इसके बाद हम लोग सेकंड बुक शुरू करेंगे। हाँ, रट्टा मारना है। और अब मैं आपके पेपर देखता हूँ, फर्स्ट बुक के कहाँ तक के टेस्ट ले चुका हूँ मैं। है ना, ठीक है, वहां तक का तुमने रिवीजन कर लिया है ना। अब मैं सेकंड बुक पढ़ाऊंगा और फर्स्ट बुक के टेस्ट रखूंगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से। हाँ, टेस्ट अनाउंस करूंगा, पहले मैं देखूं मेरे पास क्या क्या उधारी है।